हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ, तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। चलिए आइए फिर से चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन 2012 का है। पूरा ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 2012 में ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और सेट ए का है। 2012 का प्रीवियस क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है? तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है। ठीक। अगला कह रहा है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों का नाम लिखिए। कह रहा है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम लिखिए। 2 स्रोत का धारा होती है प्राप्त होती है। देखिए, दिष्ट धारा एगो जनित्र से प्राप्त होती है। ठीक है ना, किससे? एगो जनित्र से पहला हो गया और दूसरा हो जाएगा बैटरी। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा बैटरी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए प्राकृतिक के इसको राइट आंसर लिखेंगे संतुलन प्राकृतिक नियमन के लिए करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? नियमन के लिए करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि संतुलन प्राकृतिक नियमन के लिए करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 46। ठीक है, कितनी होती है? 46। अगर पूछेगा कि जोड़ा में, अगर जोड़ा पूछ देगा, जोड़े में पूछेगा कि जोड़े में कितने होते हैं? तो 23 जोड़े। ठीक है, कितने होते हैं? तो 23। याद रखिएगा 23 कितने होते हैं? 23 जोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस क्या होगा, यानी उसका फोकसांतर क्या होगा? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर है हमारा 20 सेंटीमीटर और एक अगर कुछ नहीं दिया, यानी a बराबर हुआ, हमको निकालना है a बराबर फॉर्मूला होता है r/2। ठीक है, a बराबर फॉर्मूला का होता है r/2, यानी कि f बराबर r के मान 20 बटा में 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? f बराबर 10 सेंटीमीटर। तो राइट कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए करेंगे 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता कैसे है? कितने? 2 मीटर फोकसांतर है, यानी कि f के मान कितना है? 2 मीटर। ठीक है, f के मान कितना है? 2 मीटर। कह रहा है कि क्षमता यानी कि p पावर बराबर 1। तो p बराबर सूत्र का होता है 1/f। p बराबर सूत्र होता है 1/f। चलिए p के मान हमें कुछ नहीं दिया है, 1 0 कहते हैं। f का मान कितना है? हमारा 2। ठीक है, कितना? 2 मीटर, ये भी मीटर में है, तो 1/2 से भाग करेंगे, यानी कहने का मतलब 0.50 डायप्टर। लेंस की क्षमता कैसे पता करते हैं? डायप्टर। क्या उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में कभी भी होता है प्लस। ठीक है, अरे कि एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। एथेनॉल का संरचना सूत्र क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH। ओके, फिर करेंगे हरित लवक से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक किस भाग में? तो हरित लवक किस भाग में होती है? तो ये लिख सकते हैं इसका आंसर। क्या लिखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में रक्त के जमने या थाका का
कारण, रक्त से जमने में थका कारण कौन होता है? तो प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स के कारण अगर पूछेगा कि किस विटामिन के कारण, अगर विटामिन के नाम देगा ना, अगर विटामिन के नाम देगा तो विटामिन के, ठीक है। आप अगर प्रोटीन का नाम देगा तो किस प्रोटीन के कारण? तो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। किस प्रोटीन के कारण? तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर। करें कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? नाम लिखिए। तो मानव में वहन तंत्र के घटक के नाम लिखिए। एक हो जाएगा रुधिर, एगो लसिका, एगो रुधिर, एगो लसिका, ठीक है। एगो रुधिर, एगो लसिका। कोई दिक्कत? चलिए अगला करेंगे सोडियम जल के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो सोडियम माने सोडियम जल के साथ संयोग करके क्या बनेगा भाई? एगो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एगो हाइड्रोजन गैस बनाता है। यही बनाता है जल के साथ संयोग करके सोडियम, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे हो गया ये सोडियम जल के साथ संयोग करके? देखिए भाई हमारा ध्यान से देखिए। एगो मान सोडियम हो गया प्लस H2O, जल के साथ संयोग कर रहा है ना, तो ये बना रहा है। अब कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन का हुआ है 2, ऑक्सीजन 1, तो सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों का क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों का क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तभी जान पाएंगे कि कैसे बनेगा, नहीं तो नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे देने होगा? तो संतुलित रासायनिक समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। कुछ को करता है कि बताइए कि रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ना, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर यानी बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान, ठीक है ना। उसे रासायनिक संतुलित कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? उसे रासायनिक संतुलित कहते हैं। ठीक है, ताकि हमको संतुलित समीकरण बनाना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब संतुलित रासायनिक समीकरण कुछ ही प्रकार के दोनों ओर, वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर इधर एक ओर और इधर भी एक ओर, दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले नंबर हाइड्रोजन क्या है? HNO3 किसका सूत्र है भैया? तो नाइट्रिक अम्ल का। HNO3 किसका सूत्र है? तो नाइट्रिक अम्ल। HNO3 किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है ना, याद रखिएगा। HNO3 किसका है? तो नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। आई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, इसको क्या कहते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कैल्शियम, ठीक है ना। आपको आ रहा है कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व को परमाणु संख्या निकालेंगे, तो इधर कैल्शियम 1 और 2, ऐसे कर सकते हैं क्या? 2 यहाँ लगा देंगे, HNO3 प्लस इधर सेम टू सेम CaOH के 4+, ठीक। फिर CaNO3 के 4+ प्लस। देखिए कैल्शियम यहाँ है, यहाँ हो गया कैल्शियम समान है, यहाँ भी 2 है क्या? NO3 कितना है? NO3 कितना है? 2, यहाँ NO3 2, ठीक है। ये समान हो गया। अब बचा क्या है भैया? OH और H, 2 H। ऐसे कर देंगे क्या? 2
H2O, 4 हाइड्रोजन। देखिए 4 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 2 यहाँ हाइड्रोजन है भैया, बोले ना जी, हाँ, और 2 यहाँ ऑक्सीजन भी है ना। देखिए 2 है ना, तो 2 है दोनों के लिए, देखिए ध्यान से, जब 2 है बाबू, ये 2 है ना, ये 2 दोनों के लिए है रसगुल्ला, हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक। अब एक यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ 2 ऑक्सीजन, बुझा रहा है। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, देखिए ये 2 है, 2 है इनटू में, इसके लिए भी 2 हो गया। आपको बाद में मसले क्या 2 है हाइड्रोजन, देखिए आपको बाद में 2 है हाइड्रोजन हो गया, यही है हमारा, संतुलित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में ना कुल आवर्त पूछेगा, आवर्त अगर पूछेगा कुल आवर्तों की संख्या तो 7, हिंदी में कैसे लिखाएगा 7, ठीक है। कुल आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7, अगर वर्ग की संख्या पूछेगा तो कितना, 18। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। आपको आ रहा है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, इसको नाम कहते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण। अब आइए, मान लीजिए पूछेगा कि बताइए कि धातु की पहचान किससे करेंगे और अधातु की पहचान किससे करेंगे। देखिए धातु सबसे पहले और दूसरा क्या, अधातु। धातु अधातु, अगर किसी तत्व के बाहरी, अगर जैसे किसी तत्व के अंत में अगर यम लग जाएगा तो उसको धातु कह देंगे, क्या कहेंगे, धातु। जैसे कि चाहे अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और उसके बाहरी कक्षा में, अगर उसके बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में, अगर उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 1 2 अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको क्या करेंगे हम, धातु। और सबसे बढ़िया ध्यान से देखना है हमको, धातु की पहचानेंगे कैसे सर, आप तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर निकाला गया उसके बाहरी कक्षा में, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 अगर 3 आते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा हो गया Mg का होता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम यानी कि Mg। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, 2 8 10 और 2 12, 2 होता है। अब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, तो बताइए धातु है कि नहीं है, जी हाँ, क्या है, धातु है। जैसे सोडियम का हम निकाल रहे हैं, N 11 2 8 1 कैसे मिल रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि क्या है, धातु। समझ गए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलिए अगर मान लीजिए कि हम, सर ये तो हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात है, चलिए समझा दिया। तो चलिए अब ये बताइए सर जी अधातु किसको कहते हैं भाई, लफड़ा हो आओ हुआ अधातु में। बाबू हमारे अगर उतार लिए हैं तो बताइए इसको क्लीन कर दे। चलिए यहाँ हम कुछ हटा देना चाहिए, ठीक है, तो समझ गया है ना। चलिए अब अगर अधातु देखते हैं, अब कह रहे हैं कि हमारा अधातु का, अधातु
इसको मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेटल। इसको हम इंग्लिश में नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए अगर किसी तत्व के, याद रखिएगा, अगर किसी तत्व के, अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर, इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास से निकालने पर उसके बाहरी कक्षा में, उसके बाहरी कक्षा का ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाहरी कक्षा में, उसके बाहरी कक्षा में अगर 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसे अधातु कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे अधातु कहेंगे। पहले बता लीजिए। हो गया? चलिए ठीक है। अब आइए, तब कह रहे हैं कि 5, 6, 7 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके बाहरी कक्षा में आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधातु। क्या कहेंगे? अधातु। चलिए आइए अब अधातु देखते हैं कैसे हो गया भैया। जैसे कि मान लीजिए हो गया हमारा क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, इलेक्ट्रॉन के 2, 8, 7। बताइए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। क्या हो गया? अधातु, यानी नॉन मेटल। समझ में आया बबुआ? नहीं समझ में तो ध्यान से देख लीजिए। पर कि अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 या 8 आता है, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है ना, उसे अधातु ही कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और उसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 आता है तो धातु कहेंगे। अब 5, 6, 7, 8 आता है तो उसे अधातु कहेंगे। देखिए विश्वास है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में नहीं पड़ूगा। ठीक बात है, एकदम भोजपुरिया भाषा में। अब हुआ समझ में आई बा तो कॉपी पर छाप लो ना, तैयार फिर से देख लिए उपधातु ना हो। आइए उपधातु। अब देखते हैं चला उपधातु। पहले लिख लीजिए, ठीक है ना, पहले लिखिए इसको, पहले इसको उतारिए। चलिए उपधातु की तरह के कहा जाला। अब उपधातु की तरह के कहा जाला अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और उसके बाद के अक्षर में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे क्या कहेंगे? उपधातु। भैया धातु, चलिए पहले देख लीजिए उपधातु कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हो गया सल्फर। सल्फर का क्या होता है? S 14, 2, 8, अच्छा क्या हो गया? 4। मान लीजिए कि 4 आएगा तो ठीक है। तब उपधातु के पहचान से भी कर सकते हैं कि धातु प्लस अधातु को क्या कहते हैं? तो उपधातु कहते हैं। धातु प्लस अधातु को क्या कहते हैं? तो उपधातु कहते हैं। अब कौन कौन है? तो सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम सबका हो गया उपधातु। एंटीमनी, एंटीमनी सबका है, सब उपधातु है। चलिए अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।